गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से। आज मैं आपको कक्षा छठी हिंदी प्रथम का पाठ 2 गुलेलबाज लड़का जो एक कहानी है, ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी को पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कहानी में हमें क्या सीख मिलती है। ये कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई है। तो ये कहानी है वो जीव जंतु के प्रति दया की भावना बताने के लिए या दया की भावना का विकास करने हेतु ये कहानी लिखी गई है। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार, देखिए नाम से ही पता चल रहा है गुलेलबाज लड़का। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि एक लड़का है जिसके हाथ में क्या है, गुलेल है। और वह गुलेल से किसको मारता है, पशु पक्षियों को मारता है। ये देखिए यहाँ पर उसने पक्षी को मार गिराया, लेकिन बाद में क्या होता है, इस लड़के का स्वभाव है वो परिवर्तित हो जाता है। उसी चीज का यहाँ पर हमें वर्णन किया गया है। तो देखिए चैप्टर को हम रीड करते हैं। आइए, कहानी। छठी कक्षा में पढ़ते समय मेरे तरह तरह के सहपाठी थे। यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि छठी कक्षा में जब वो पढ़ते थे तो उनके तरह तरह के सहपाठी थे। उनमें से एक सहपाठी का नाम था बोधराज। उससे हम सब डरते थे। वह बड़ा जालिम लड़का था, जालिम जिसको किसी पर दया न हो। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहती और उसका निशाना अचूक था, यानी जब वह निशाना लगाता था तो उसका निशाना एकदम सही लगता था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चोंचों सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट कर हवा में बिखरने लग जाते। वह झट से पेड़ पर चढ़ता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता था। उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस ही कहा करती थी। अब देखिए इसमें एक लड़के की बारे में बताया गया है कि वो लड़का किस तरीके के स्वभाव का था। वह पक्षियों को मार गिराता था, उनके जो जो घोंसले होते थे वो फोड़ देता था, तहस नहस कर देता था, एक एक तिनका उनके घोंसलों का अलग कर देता था, घोंसलों में से अंडे निकाल लाता था, अंडों को फोड़ देता था। इस प्रकार वह पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान करता था। उसकी माँ भी उसके इसी स्वभाव की वजह से उसे राक्षस कहा करती थी। उन्हीं दिनों लेखक के पिताजी की तरक्की हुई और वे लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहां भी बोधराज आने लगा। शायद उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। अब लेखक है वो एक बड़े घर में रहने के लिए चले जाते हैं। उनके पिताजी की तरक्की हो जाती है, प्रमोशन हो जाता है, तो वो लोग एक बड़े घर में रहने के लिए चले जाते हैं। बोधराज का वहां भी आना जाना हो जाता है। बोधराज को पता लग जाता है कि वहां पर पक्षी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है और उनके घोंसले भी हैं, क्योंकि घर काफी पुराना था, इसलिए बोधराज वहां पर आने जाने लगा। शब्द पिटारा देखिए, जालिम का अर्थ होता है क्रूर और निर्दयी, राक्षस का अर्थ होता है असुर और दैत्य। नेक्स्ट देखते हैं हम। घर के एक हिस्से में क्या था, एक बड़ा गोदाम था। वहां पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास एक मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधरा जाता तो मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। बोधरा जाता तो लेखक भी उसके साथ घूमने निकल जाता। माँ को लेखक का बोधराज के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता था। लेखक की जो माँ थी उसको बोधराज के साथ लेखक का घूमना पसंद नहीं था, क्योंकि बोधराज है वो पक्षियों को सताता था और क्रूर स्वभाव का था। देखिए, मगर वह जानती थी कि मैं अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करूंगा। माँ भी उसे राक्षस कहती थी और उसे बहुत समझाती कि निरीह जानवरों को तंग नहीं किया करो। निरीह यानी बेबस, बेबस जानवरों को तंग मत किया करो। एक दिन माँ मुझसे बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले फोड़ने में मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे मैदान में से घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, तुम खुद ही तो कहती ही थी कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं ये थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे, वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है।
घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पर आया तो मैं उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। कमरे में पहुंचे तो बला की बू थी। बला की यानी भयंकर वाली गंदी बू आ रही थी। फर्श पर बिखरे हुए थे पंख और पक्षियों की बीट। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फोहे हमें नजर आ रहे थे। तो बोधराज को क्या नजर आ रहा था कि वहां पर एक मैना का घोंसला है जिसमें से तिनके और रुई के फोहे उसे नजर आए। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहती पर गुटर गूं करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। शहतीर यानी टिन टिन शेड की जो छत होती है उसको शहतीर यानी छत होती है ऊपर को सहारा प्रदान करने के लिए। तो वहां पर कबूतर है वो क्या कर रहे थे, मटर गश्ती यानी मस्ती कर रहे थे, मौज मस्ती। ठीक है। तभी घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साध ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोंचे झांकती नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ हैं, मैंने पूछा। चुग्गा लेने गए, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाई। मैं उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल नहीं चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फुर की आवाज निकली और इसके बाद जोर की टन की आवाज आई। गुलेल का कक्कड़ घोंसले से न लगकर सीधा टीन की छत पर जा लगा था। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ शहतीर से लगा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली थी। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के सींगचे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है, मैंने कहा। अब लेखक कहता है कि शायद ये चील का घोंसला है और चील अपने घोंसले में लेटी है। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है। चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। यह तो मैना का घोंसला है। अब उसको इतनी बात का पता क्यों था बोधराज को, क्योंकि वह पक्षियों के बारे में उसको बहुत सी जानकारी थी। उसका काम ही घोंसले तोड़ना था, तो उसको तो इन सब चीजों के बारे में पता था। तो वो समझ जाता है कि ये जो घोंसला है वो चील का नहीं है, मैना का है। उस वक्त घोंसले में से चोंचों की ऊंची आवाज आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए। निश्चेष्ट यानी बिना हिले डुले, यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर शहतीर पर बैठ गई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगती। मैं चुप था। बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था। यह यहाँ रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे रहते हैं। जरूर हर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपने गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच ही डाला होगा। अब यहाँ पर लेखक है वो मन ही मन कहते हैं कि अगर चील है वो अगर उन बच्चों का शिकार करे या फिर बोधराज अपनी गुलेल से मारे, बात तो एक ही है। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, मैंने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चले, मैंने डरकर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से यह वाक्य मुझे बड़ा अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। अब यहाँ पर लेखक को बोधराज के मुंह से बच्चों के प्रति स्नेह भरी अपनेपन की बात सुनी तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इसका हृदय कैसे परिवर्तित हो गया। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब से 5 शांत कक्कड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के पास रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था।
2 बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच चील गोदाम की दूसरी शहती पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए, जैसे तैसे अपना संतुलन बनाए हुए उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर चढ़ चढ़कर मेज पर आ गया। घोंसले को थामे ही नीचे छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल जाओ, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम में से निकलकर वे लोग गैराज में आ गए। गैराज में एक बड़ा दरवाजा था और दीवार में एक छोटा सा झरोखा। यहाँ पर चील नहीं पहुंच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा था। थोड़ी देर में घोंसले में बैठी मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी ही इन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनके चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। लेखक बाहर गया, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला। देखिए, संतुलन का अर्थ है दो वस्तुओं में समानता होना। उसने पानी डाला और क्या किया, बच्चों को छूने से उसने मना कर दिया और न ही उसने स्वयं ने उन्हें छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुंचेंगे, मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न ही जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भरा हुआ था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहे थे। देखिए, चुग्गा का अर्थ है चिड़ियों का दाना। तो देखिए, चैप्टर आपको, कहानी आपको समझ में आई होगी। कहानी में सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि बोधराज है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर बच्चा था। वह जानवरों को, पक्षियों को मारता था। लेकिन जब उसने मैना के छोटे छोटे बच्चों को तड़पते हुए देखा कि किस प्रकार चील है वो छोटे छोटे बच्चों का शिकार कर जाती है, तो उसके मन में पक्षियों के प्रति दया की भावना आ जाती है और वह चील से बचाकर उन बच्चों की रक्षा करता है, उन बच्चों को दाना देता है और पानी पिलाता है। तो इस प्रकार उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। पक्षियों के प्रति उसके मन में अपनत्व और प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। तो अपनी कहानी यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बुक की पीडीएफ और एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।